गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिव बायो क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे, इसमें कुछ हमारे टॉपिक्स हैं। जैसे सबसे पहले है पादप कोशिकाओं व जंतु कोशिकाओं में अंतर। क्लियर। नेक्स्ट है कुछ मैं आपको बेसिक बातें बताऊंगी कोशिकाओं के बारे में। ठीक, फिर ये बताऊंगी कि किस साइंटिस्ट ने क्या कहा। फिर मैं बताऊंगी एक कोश के जीव क्या होता है, बहुकोश के जीव क्या होता है, प्रोकैरियोटिक जीव क्या होते हैं, यूकैरियोटिक जीव क्या होते हैं। ठीक है, तो पादप कोशिका देखो, इसमें क्या उपस्थित होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। ये बात याद रखना, क्लोरोप्लास्ट किसमें होता है, पादप कोशिकाओं में होता है। जंतु कोशिकाओं में कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट का क्या कार्य होता है, प्रकाश संश्लेषण कराना, प्रकाश संश्लेषण कराना। अगर जंतुओं में ये उपस्थित होता तो जंतुओं को कोई आवश्यकता नहीं थी कि वो अपना खाना ढूंढ कर खाएं। ठीक है, किसी के ऊपर निर्भर हों। हम लोग किसके ऊपर निर्भर हैं, हम लोग पौधों के ऊपर निर्भर हैं। ठीक है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। ठीक, तो इसमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट किस में उपस्थित है, पादप कोशिकाओं में। जंतु कोशिकाओं में कोई भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, वो क्या है, रिक्तिका। इसमें रिक्तिका उपस्थित होती है। देखो, जितना भी कूड़ा कचरा होता है ना, जैसे हम कोई काम करते हैं, मैं रसोई में काम कर रही हूँ, मैंने क्या किया, सब्जी वगैरह काटी है या आटा लगाया, तो गंद गिरेगा ना, कुछ तो गंदगी होगी ना वहाँ, तो उसकी जो सफाई करके मैं कहाँ डालूंगी, किसी भी बिन में, डस्टबिन में डालूंगी। ठीक है, तो वो क्या है, वो जो सारा कचरा जो डस्टबिन है, एक तरह से क्या है, डस्टबिन है ये, किसका, पादप का, रिक्तिका। ठीक है, तो किस में प्रेजेंट होता है, ये पादप कोशिकाओं में अधिक मात्रा में होता है। किस में होता है, अधिक मात्रा में होता है। जंतु कोशिकाओं में यह उपस्थित नहीं होता है। अगर होता है तो बहुत छोटे साइज का, बहुत छोटे आकार का होता है। ठीक है, तीसरी अगर हम बात करें, पादप कोशिकाओं में द्रव पदार्थ का अवशोषण होता है। यानी कि पादप कोशिकाएं द्रव पदार्थ का अवशोषण कर सकती हैं। जंतु कोशिका करती हैं, लेकिन अधिक मात्रा में नहीं कर पाती हैं अवशोषण, किसका, द्रव पदार्थ का। अगला, अब देखो, ये तो अंडरस्टूड है। अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है पादप कोशिकाओं में, तो इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण होगा। और जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ क्लोरोप्लास्ट उपस्थित नहीं है। ठीक है, पांचवा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, कोशिका भीति इसके अंदर उपस्थित होती है। क्या होती है, कोशिका भीति इसके अंदर उपस्थित होती है। और वो किससे मिलके बनी होती है, सेलुलोज से। क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोशिका भीति पादप कोशिकाओं में किससे मिलके बनी होती है, सेलुलोज से मिलके बनी होती है। जंतु कोशिकाओं में कोई कोशिका भीति होगी नहीं, तो क्या सेलुलोज से तो क्या बनेगी। ठीक है, तो कोशिका भीति किसके अंदर उपस्थित होती है, पादप कोशिकाओं के अंदर। तो मैंने क्या बताया, पादप कोशिकाओं व जंतु कोशिकाओं के बीच का अंतर बताया है आपको। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट बताया है, रिक्तिका के बारे में बताया है, द्रव पदार्थों का अवशोषण के बारे में बताया है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया, कोशिका भीति और सेलुलोज के बारे में बताया। ठीक है, नेक्स्ट, सभी जीव सूक्ष्म कोशिकाओं के बने होते हैं। जितने भी जीव है ना इस संसार में, सब के सब कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। ये अलग बात है, कोई एक कोश के जीव है, कोई बहुकोश के जीव है। एक कोश के का मतलब क्या है, अब ये क्या है, ये पेन है, मान लो ये क्या है, एक ही जीव है। ठीक है, ये क्या है, एक कोशिका से मिलके बना हुआ है। किससे, एक कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं ऐसे बहुत सारे पेन जोड़ दूं, ठीक है, तो वो क्या है, बहुकोश के। इसको मैं क्या बता रही हूँ, मैं सिर्फ मान रही हूँ ऐसा कि ये पेन क्या है, एक कोशिका है। और ये सब क्या है, ये सब क्या बन गए, ये एक है, ये एक जीव है। तो ये चार क्या हैं, इसकी कोशिकाएं हैं। तो हो गया क्लियर। तो क्या है, एक कोश के जीव में एक कोशिका मिलेगी, बहुकोश के जीव में अधिक मात्रा में कोशिकाएं पाई जाती हैं। हमारा शरीर, हम लोग क्या हैं, बहुकोशिकीय जीव हैं। एक कोश के जीव जैसे पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया। ठीक है, सबसे पहले एक कोश के जीव मिले, फिर उनके अंदर नेचर ने, प्रकृति ने क्या किया, चेंजेस लेके आई उनके अंदर।
ठीक है। उनके डीएनए में जो केंद्र की है, जो केंद्रक होता है उसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसके अंदर बदलाव आता गया, जिससे एक कोश के जीव से कितने बन गए, बहुकोशिकीय जीव बन गए, ठीक है। तो क्या है, कोशिका, यह जीवों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। देखो संरचना किसकी कर रही है, किसी भी जीव की कर रही है, और ये कार्य भी यही करती है। अगर ये कार्य नहीं करेगी तो कोई मतलब ही नहीं है किसी भी जीव का। अगर कोशिका नहीं होगी तो किसी भी जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, ये बात याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में क्या है, इसमें किसके आकार का हम अध्ययन करेंगे। इसमें हम कोशिका के किस प्रकार का आकार है, किस प्रकार की उसकी आकृति है, किस प्रकार का वह संगठन करती है, ये सब हम अध्ययन करेंगे किसमें, साइटोलॉजी में, ठीक है। अगला, अगर हम बात करें रॉबर्ट हुक की, रॉबर्ट हुक क्या है, ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सन 1965 में क्या किसको देखा, कोशिका को देखा। उन्होंने क्या लिया, मृत जो वो होती है मृत कोशिकाएं, ठीक है, उसके एक लेयर को लिया। तो उसमें क्या देखा उसने कि इस तरह का, जब उसने माइक्रोस्कोप के अंडर देखा, जब माइक्रोस्कोप था वो रॉबर्ट हुक ने उसमें देखा था, तो उसने क्या देखा, ये इस तरह से जैसे मधुमक्खी का हनीकॉम्ब होता है ना, छत्ता होता है, उस तरह का इसको नज़र आया। और उसने क्या देखा, हर एक जो ये इस प्रकार का आकार है, वे कमरे की तरह नज़र आ रहा था उसको, एक ब्रिक ईंट की तरह नज़र आ रहा था उसको, ठीक है। तो ये ईंट की तरह नज़र आ रहा था, तो उसने क्या कहा, ये क्या है, कोशिका है, कोशिका है। लेकिन एंटोनी ल्यूवन हुक ने क्या देखा, सबसे पहले क्या बताया, ये निश्चित कोशिका किसने बताई थी, एंटोनी ल्यूवेनहुक ने। उसने क्या किया, तालाब से पानी ले आया, वो पानी ले आया, एक बूंद पानी को स्लाइड पे रखा उसने, ठीक है। स्लाइड कांच की होती है, रेक्टेंगल शेप की होती है ये, उसमें हम स्टडी करने के लिए उसको यूज़ करते हैं। तो माइक्रोस्कोप के नीचे उसने उसको रख के देखा उसके अंदर, तो उसने क्या पाया कि बहुत सारे जो कोशिकाएं हैं ना, वो जैसे चल रही हैं, फ्री लिविंग सेल्स जिंदा हैं और चल रही हैं। तो उसने क्या पाया कि ये निश्चित कोशिका है, इसने ये कहा था, ठीक है। अगला, एक थे रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने खोज की थी किसकी, केंद्रक की, न्यूक्लियस की, 1831 में, ठीक है। अगला, कोशिकाओं में उपस्थित होता है ना जो जीव द्रव्य जो उपस्थित होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, सोल जेल की फॉर्म में होता है। कैसा होता है, सोल जेल होता है वो, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोटोप्लाज्म संगठन। देखो कोशिका के अंदर जितना भी तरल पदार्थ होता है ना, जितना भी तरल पदार्थ होता है, या तो वो केंद्रक के अंदर हो या केंद्रक के बाहर हो। जो केंद्रक के अंदर है, साथ ही साथ जो केंद्रक के बाहर है, ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड है, सराउंड है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे, यानी कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है, ये किससे मिलके बना होता है, जल से मिलके बना होता है, आयन से मिलके बना होता है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह के। तीसरा, नमक लवण से मिलके बना होता है। चौथा है कार्बनिक पदार्थ मटेरियल्स, प्रोटीन जो हम खाते हैं, ठीक है। दूसरा जैसे दाल वगैरह में होता है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, गेहूं वगैरह से मिलता है, वसा, फैट, घी वगैरह से मिलता है हमें। आगे न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल भी प्रेजेंट होता है, और विटामिन वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो हमें फ्रूट से मिलते हैं। क्या बताया मैंने, प्रोटोप्लाज्म जो होता है बेटा, ये क्या है, एक कोशिका है, ठीक है, और ये क्या है, इसके अंदर केंद्रक है। अब जो इसमें तरल पदार्थ है और इसका तरल पदार्थ है, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। और जो प्रोटोप्लाज्म है वो मिलके बना होता है जल से,
आयन से, नमक से व कार्बनिक पदार्थों से, जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, न्यूक्लिक अम्ल हो गया, विटामिन आदि। कार्बनिक पदार्थ क्यों बोला हमने इनको? क्योंकि इनके अंदर कार्बन की मात्रा पाई जाती है। हमारा शरीर भी कार्बन से ही बना हुआ है। हो गया क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, सेल थ्योरी। ये दी थी किसने? स्लीडन एंड शवान ने। स्लीडन एंड शवान ने कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लीडन एंड शवान ने। इसने क्या कहा था कि जितने भी पौधे हैं और जितने भी जीव हैं ना, वो किससे मिलके बने होते हैं? कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। ये अलग बात है, कोई एक कोशिकीय जीव है, कोई बहुकोशिकीय जीव है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ। अब ये क्या है? ये क्या है? एक कोशिका है, तो इसको एक कोशिकीय जीव कहेंगे। अब बहुत सारी कोशिका इस तरह से बन गई हैं, तो ये क्या हो गया? बहुकोशिकीय हो गया। हो गया क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है? कोशिका जीवन की मूल इकाई है। इसने क्या कहा? कोशिका क्या है? जीवन की मूल इकाई है। अगर कोशिका नहीं है तो जीवन भी नहीं है। अगर कोशिका नहीं है तो जीवन भी नहीं है। शरीर ही नहीं होगा तो जीवन कैसा होगा? ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सभी कोशिका पूर्व निर्मित कोशिकाओं से पैदा होती हैं। अब हम लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग अपने माँ बाप से आए हैं। हमारे माँ बाप कहाँ से आए हैं? वो अपने माँ बाप से आए हैं। ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। ऐसे ही जो कोशिका होती है ना, कोई भी कोशिका होती है, वो पहले जो कोशिका होती है उससे बनी होती है। ठीक है। एक कोशिका है ये देखो, एक कोशिका है ये, इसका डिवीजन हुआ, विभाजन हुआ, इसका विभाजन हुआ तो उससे क्या बना? 2 और डॉटर सेल्स बन गई। ठीक है। तो ये क्या है? ये कहाँ से आई है? इसका कहने का क्या मतलब? सभी कोशिका पूर्व निर्मित कोशिकाओं से पैदा होती हैं। ये क्या है? पूर्व निर्मित कोशिका है ये। ठीक है। और इससे क्या, कौन पैदा हुआ है? बाकी की डॉटर सेल्स। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। जो वायरस है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्यों है? हम वायरस को नहीं मानते हैं कि ये लिविंग है, नॉन लिविंग है। देखो, वायरस की क्या कंडीशन होती है कि अगर वायरस को कोशिका मिल जाए, ठीक है, अगर कोशिका उसको मिल जाती है तो वो क्या है? एक्टिव हो जाता है। ठीक है। अपना कार्य करना स्टार्ट कर देता है, कार्यात्मक हो जाता है वो। ठीक है। लेकिन उसको कोई भी कोशिका नहीं मिली तो वो अपना कार्य नहीं कर सकता। यानी कि अगर उसको उसकी सहूलियत के हिसाब से कंडीशन मिलती है तो वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। और अगर उसको सहूलियत नहीं मिली है तो वो मृत की तरह रहेगा। लेकिन अगर कोशिका में एंटर कर जाता है, कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो वो क्या है? जिंदा हो जाता है। मैं सिर्फ आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहती हूँ ये बात। ठीक है। इसलिए क्या है? वायरस कोशिका के लिए क्या है? कोशिका सिद्धांत के लिए अपवाद है। ठीक है। नेक्स्ट, लक्षण। अगर हम लक्षण देखें एक कोश के जीवों में और बहुकोश के जीवों में, तो पहले हम बात करते हैं कोशिकाओं की संख्या क्या होती है। एक कोशिका का मतलब क्या है? एक कोशिका से उसका शरीर बना है। भाई एक कोशिकीय है, ये एक कोशिकीय है, मतलब एक ही कोशिका सारे काम करेगी। अब इसी में सारे के सारे पॉइंट्स आ गए हैं आपके। ठीक है। दूसरा, बहुकोश के जीव में क्या है? अधिक मात्रा में कोशिकाएं हैं। अब अधिक मात्रा में कोशिकाएं हैं तो हर कोशिका का अलग अलग काम होगा। अब घर में मान लो मैं अकेली हूँ तो सारा काम मुझे करना पड़ेगा, तो मैं अब क्या हूँ? एक कोश के जीव हूँ। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। मैं सिर्फ अकेली हूँ, एक ही सेल हूँ। सब मान लो कि मैं कोशिका हूँ, तो सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा, मुझे ही देखभाल करनी पड़ेगी। ठीक है। और मेरा घर क्या है? मेरे लिए मेरा शरीर है, तो सारा काम मैं ही करूँगी। अब बहुकोश क्या है? अलग अलग मेंबर्स हैं, फैमिली में हस्बैंड है, गुड़िया है, तो ये सब क्या है? ये मैं अपना काम करूँगी, गुड़िया अपना काम करेगी, हस्बैंड अपना काम करेंगे, तो ये क्या है? हम एक तरह से बहुकोशिकीय जीव हो गए, बहुकोशिकीय वो हो गए, कोशिकाएं होंगी। और ये घर क्या है? एक तरह से जीव है। तो ऐसे ही एक कोशिकीय क्या है? सिर्फ एक ही कोशिका काम करेगी। बहुकोश के जीव का मतलब क्या है? बहुत सारी कोशिका अलग अलग काम करेगी। जैसे मेरे अंदर क्या है? नर्व सेल है, नर्व कोशिका क्या करेगी? अपना काम करेगी।
ठीक है, नसों का काम करेगी वो। और मेरे पास है मसल्स की, मांस की जो सेल्स होती हैं जिससे मांस बना होता है, वो अपना अलग कार्य करेंगी। तो ठीक है, तो अब इसके बाद क्या है, कार्य। कार्य किसके द्वारा होता है? एक कोश के जीव में एक कोशिका द्वारा होता है, और बहुकोश के जीव में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं अलग अलग कार्य करेंगी। जैसे मैंने बताया अभी, मांस के अंदर जो कोशिका प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है, वो अपना अलग कार्य करेगी। नसों के भीतर जो प्रेजेंट होती है वो अलग करेगी। अब अगला, कार्य का विभाजन। कार्य का विभाजन एक कोश के में क्या होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही कोशिका है तो उसी को सारा काम करना पड़ेगा। तो एक कोशिका में विभाजन नहीं होता कार्य का। बहुकोश के जीवों में होता है? हाँ होता है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, तो विभिन्न विभिन्न कार्य करेंगे। अगला क्या है? जनन। जनन किसके द्वारा होता है? एक कोश के जीव में एकल कोशिकाओं द्वारा होता है। एकल कोशिका जो है वही करेगी, जनन भी वही करेगी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है। अगला है विशेष कोशिकाएं। अब बहुकोश के जीव में क्या होता है? विशेष कोशिकाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार की तो होती हैं, लेकिन उसमें से भी विशेष कोशिकाएं होंगी जो जनन करेंगी। ठीक है, आगे क्या है? आयु। किसकी आयु अधिक होती है, किसकी आयु छोटी होती है? एक कोश के जीव की क्या आयु होती है? छोटी होती है, लघु होती है। बहुकोश के जीवों की जो आयु होती है दीर्घायु होती है, लंबी होती है। ठीक है, अब एक सेल है, एक कोशिका जो है वो क्या करेगी? अपना काम करेगी, ख़त्म कर लेगी अपने आप को, यानी कि एक लाइफ स्पैन होता है इनका। अपना कार्य करने पर ये क्या होते हैं, अगर ये जनन करेगी एक कोशिका तो क्या होगा? एक कोशिका क्या करेगी? इसमें जनन हुआ तो एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनी, तो ये तो ख़त्म होगी ना। अब इससे क्या बन गई? दो बन गई। लेकिन विशेष कोशिकाओं में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कैसा? आयु उनकी लंबी होती है। अगला, कोशिकाओं के आधार पर अगर हम अंतर करें तो क्या है? जीवों का दो तरह के जीव होते हैं। सबसे पहला है प्रोकैरियोटिक जीव, दूसरा है यूकैरियोटिक जीव। अगर हम आकार की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक के केस में क्या है? आकार छोटा होता है। प्रोकैरियोटिक जीवों का आकार कैसा होता है? छोटा होता है। यूकैरियोटिक जीवों का आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। ठीक है, केंद्रकीय भाग, जो केंद्रकीय भाग होता है उसमें क्या होता है? इस तरह से होता है वो। ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। तो अब इसके ऊपर क्या है? ये मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, झिल्ली नज़र आ रही है। तो ये झिल्ली क्या करती है? किस में प्रेजेंट होती है, किस में उपस्थित होती है? यूकैरियोटिक के केस में। अगर ये झिल्ली ना हो ना तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। देखना, एक बात याद रखो कि मैंने क्या बताया है, केंद्रकीय भाग। प्रोकैरियोटिक के केस में क्या होता है? न्यूक्लियोइड उपस्थित होता है, और यूकैरियोटिक के केस में क्या होता है? न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के ऊपर ही जो न्यूक्लियस बना हुआ है, पहले से जो संरचना हुई है उसकी, अगर उस पर न्यूक्लियर झिल्ली ना हो तो उसी को तो हम बोलेंगे न्यूक्लियोइड। ठीक है, एक तरह से कोशिका का दिमाग होता है ये न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड। उसी के हिसाब से कोई भी कोशिका काम करेगी, अपना कार्य करेगी। ठीक है, तो केंद्रीय भाग क्या होगा? न्यूक्लियर झिल्ली उपस्थित नहीं होगी किसके केस में? प्रोकैरियोटिक के केस में, तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोइड। और यूकैरियोटिक के केस में क्या है? केंद्रक उपस्थित होता है, यानी कि न्यूक्लियस उपस्थित होता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है? केंद्रक। केंद्रक इसमें उपस्थित होता है? नहीं होता। इसमें क्या है? उपस्थित होता है। झिल्ली द्वारा घिरे अंग, जो झिल्ली द्वारा घिरे हुए अंगक यानी कि सेल ऑर्गेनल्स, जैसे हमने पढ़े थे, ये पीछे हमने पढ़े थे इसमें, जैसे कोशिका केंद्रक हुआ, कोशिका द्रव्य हुआ, अंतर्द्रव्य जालिका, ये सब ये क्या है? अंगक। क्या इसमें झिल्ली द्वारा घिरे अंगक होते हैं? नहीं, उसमें होते हैं। किसमें? यूकैरियोटिक के केस में।
ठीक है। अगला है कोशिका का जो विभाजन होता है वो उसको बडिंग कहते हैं। किसके केस में? प्रोकैरियोटिक के केस में। अब ये मैंने ऊपर बताया था ये कि बडिंग ही तो था, ये सॉरी विभाजन ही तो था ये। तो बडिंग का मतलब क्या होता है? इस तरह से 1 से 2 हो जाना, ठीक है, जैसे हाइड्रा के केस में होता है। यूकैरियोटिक, इसको हम यहाँ बाइनरी फिजन भी बोल सकते हैं, हम इसको सेल डिवीजन भी बोल सकते हैं, यानी कि एक सेल से 2 सेल का बनना, एक कोशिकाओं से 2 कोशिकाओं का बनना। उससे अगला पॉइंट क्या है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक के केस में क्या होते हैं? विभाजन होता है, लेकिन उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं माइटोसिस और मियोसिस। क्या बोलेंगे? माइटोसिस और मियोसिस बोलेंगे, ये हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और अगर आप चाहते हो मैं हिंदी मीडियम में पढ़ाऊँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए इस बात को, और मेरा वीडियो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।